वेलकम टू माय चैनल क्विज वाली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। और आज मैं 2 पेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये आपके लिए यूजफुल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं गाइस। प्रधानमंत्री ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार को दिवाली से पहले लागू करने को किस रूप में वर्णित किया है? ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं जो हमारे, उन्होंने कल 15 अगस्त को लाल किले से भाषण दिया और उस भाषण में ही उन्होंने इस बारे में बात की है। ठीक है, तो इन्होंने किस रूप में वर्णित किया है इसे? दिवाली गिफ्ट। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आए। सो मोदी जी ने अपने भाषण में आत्मनिर्भर भारत की ओर देश को प्रेरित किया और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों की घोषणा की, जिसका लक्ष्य आम नागरिकों की दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स बोझ को कम करना है। ओके, तो इसमें क्या है कि जीएसटी स्लैब्स को 2 या 3 तक सीमित करने का प्रस्ताव है। और जीएसटी टैक्स क्या है? ये एक वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की सिद्धांत पर लागू किया गया है। और पहले डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कर उपभोग की जगह पर लगता है, न कि उत्पादन की जगह पर। ओके, कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे दिल्ली की कोई कंपनी है, उसने महाराष्ट्र के किसी कस्टमर को 1 लाख का सामान बेचा। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं, तो टैक्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलेगा क्योंकि वही इस्तेमाल हुआ है। ओके, यानी दिल्ली ने बेचा लेकिन टैक्स महाराष्ट्र सरकार को जाएगा। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। दूसरा क्या होता है? एक और होता है टैक्स, उसका वो होता है ओरिजिन बेस्ड टैक्स। ठीक है, सो जहां पर चीज मैन्युफैक्चर हुई है उस स्टेट, जिस भी स्टेट में चीज मैन्युफैक्चर हुई है उस स्टेट को टैक्स मिलेगा। ओके, सो दोनों आई होप आप क्लियर समझ गए होंगे। सो जीएसटी के 4 मुख्य स्लैब है अभी: 5%, 12, 18, 28। ओके, और जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है इसे लागू करने के लिए, और इसकी अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री करते हैं। तो अभी हमारे देश के वित्त मंत्री कौन है प्रेजेंट में? आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। गोवा की पारंपरिक ध्रियो किससे संबंधित है? ओके, सो ये है बैल लड़ाई, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं। तो जी, सो भारत के पारंपरिक लोक खेल। सो और थोड़े से और 4-5 ये यहाँ पर लोक खेल दिए गए हैं, तो कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, इन्हें भी एक बार देख लेंगे। कंबला, ये कर्नाटक में है। बैलगाड़ी की दौड़ विशेषकर कर्नाटक के तटीय इलाकों में होती है, और जोड़ीदार जोड़ीदार जो बैल होते हैं धान के खेतों में दौड़ लगाते हैं। ओके, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू तो शायद एक मूवी आई थी, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, साउथ की मूवी थी वो, ऋषभ शेट्टी की। तो उसमें ये गेम था स्टार्टिंग में मूवी के। सो पोंगल उत्सव के दौरान बैल तामिंग खेल है। ओके, खिलाड़ी बैल की पीठ पर चढ़कर या सींग पकड़कर उसे काबू करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और कांतारा मूवी का नाम है। और इसमें आ गया नंबर 3 पर मुर्गा लड़ाई। ये उड़ीसा में है, और ये 2 मुर्गे होते हैं वो आपस में लड़ते हैं। तो इसमें क्या है कि ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये सब इसमें ये गेम चलता है। तो इसमें 2 मुर्गों को लड़ाया जाता है। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में लोकप्रिय है ये। फिर उसके बाद में कबड्डी है। कबड्डी तो हमारा राष्ट्रीय खेल है। सो इसमें ये पहले जो स्टार्ट हुआ था ये हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में हुआ था, अब राष्ट्रीय खेल स्तर पर है। और इसमें जानवरों से नहीं जुड़ा है, लेकिन पर भारत का पारंपरिक खेल है। सो इसके बाद कैटल रेस है, पशु दौड़, पंजाब और हरियाणा में होती है। और मेलों में बैलों और ऊँटों की दौड़ आयोजित होती है। ठीक है, खासकर फसल कटाई के समय। फिर उसके बाद में राजस्थान में ऊँट दौड़ है। रेगिस्तानी इलाकों में पारंपरिक खेल है। ओके, सो प्लीज एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है थियो मनोवर। थियो मनोवर स्कीम का उद्देश्य क्या है? ओके, सो ये हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, और करेक्ट ऑप्शन इज विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों को जिनकी एज 70 से ऊपर है उनको घर पर छत्तीसगढ़। अ, ये दिए गए हैं कि जिन जिन ये डोर स्टेप जो राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, तो ये उससे पहले किन किन स्टेट में इस तरह की कोई योजना आ चुकी है, तो ये उसी के बारे में है। तो छत्तीसगढ़ में नियाद नेलर स्कीम है। ये बीजापुर में नक्सल प्रभावित 52 दूरदराज गांवों में ट्रैक्टरों की मदद से राशन फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाया जा रहा है। इससे आदिवासी परिवारों को लंबी दूरी तय करने की परेशानी से राहत मिली है। ओके, उसके बाद में आंध्र प्रदेश में है, उसे में पहले ये पुराना डोर स्टेप डिलीवरी बोला गया है,
ये बाद में प्रोविजनल रद्द कर दी गई है। तो इसमें क्या है कि मॉडल में आदिवासी क्षेत्रों में बेहद प्रभावी रहा और ग्रामीण व पहाड़ी इलाकों के लिए राहत बना। ठीक है, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में इसे शायद रद्द करने के बाद में स्मार्ट राशन कार्ड योजना वर्तमान में लगभग करीब 1.5 करोड़ परिवारों को स्मार्ट राशन कार्ड दिए जा रहे हैं। इनमें से कुछ लाभार्थियों को घर तक राशन पहुंचाने की विशेष सुविधा भी मिल रही है। ओके, सो ये इसे रद्द करने के बाद में स्मार्ट राशन कार्ड आई है और छत्तीसगढ़ में ये है और तमिलनाडु में हम पहले जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। स्मूथ कोटेड ओटर ऊदबिलाव बोलते हैं, किस प्रकार के आवास में पाया जाता है? सो करेक्ट ऑप्शन इज साफ पानी वाली नदियों व झीले में। ठीक है, झीलों में, और ये उसका फोटो है। तो आगे बढ़ते हैं। सो प्रजाति ऊदबिलाव है ये, और हाल ही में इसे गुजरात, सूरत से दिल्ली लाया गया है, इसलिए ये चर्चा में है अभी। और IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। ठीक है, और सिटीज अपेंडिक्स में ये आपका सेकंड है, सिटीज अपेंडिक्स सेकंड में है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शेड्यूल सेकंड में है। ठीक है, आवास मैंने बता चुकी हूँ, मैं मैंग्रोव वगैरह में भी रहता है। और खतरे क्या है कि जल प्रदूषण, ठीक है, पानी जल प्रदूषित हो जाता है, अवैध शिकार, आवास का विनाश। ओके, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि सिटीज अपेंडिक्स जो दिया हुआ है सेकंड, ये क्या है? सो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ओके, सो ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। ठीक है, उसके बाद में जो इसमें अपेंडिक्स 2 या सेकंड आप कुछ भी बोल सकते हैं, में वे प्रजातियां आती हैं जो अभी तुरंत विलुप्त होने के कगार पर तो नहीं है, लेकिन अगर इनका व्यापार बिना नियंत्रण के हुआ तो खतरा बढ़ सकता है। ओके, उसके बाद में इसमें एक जिक्र हुआ है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का, तो इसके बारे में समझते हैं कि इसमें क्या है कि भारत ने वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए यह कानून बनाया है। ओके, सो ये वन्य जीवों से रिलेटेड है। सो इसमें फर्स्ट और सेकंड में हाईएस्ट प्रोटेक्शन, मतलब कठोर दंड, की अगर आप उन्हें कुछ भी हानि पहुंचाएंगे जो इसके अंडर हैं आपके जीव, तो कठोर दंड मिलेगा। और थर्ड और फोर्थ में मॉडरेट प्रोटेक्शन है, उतने ज्यादा सुरक्षित नहीं है वो वे। फिफ्थ में हंटिंग अलाउड है, एक लेवल तक, एक लिमिट के अंदर हंटिंग अलाउड है, शिकार आप कर सकते हैं। और सिक्स में प्रोटेक्शन प्लांट्स, प्रोटेक्टेड प्लांट्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। भारत में हाल ही में किस राज्य में पहली बार ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग किया गया है? सो क्लाउड सीडिंग कराई जाती है कि आर्टिफिशियल वे में बादल तैयार किए जाते हैं और उससे फिर बारिश कराई जाती है। ठीक है, सो पहले ये कैसे होती थी कि अभी तक मतलब हेलीकॉप्टर से कराई जाती है, तो अब कैसे होने लगी कि पहली बार ड्रोन से कराई गई है। तो किस जगह पर, किस स्टेट में कराई गई है? सो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन इज राजस्थान। क्लाउड सीडिंग में सामान्यतः कौन से रसायनों का उपयोग किया जाता है? सो करेक्ट ऑप्शन इज सोडियम क्लोराइड व सिल्वर आयोडाइड। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कार्य कैसे होता है इसका। पहले क्या किया जाता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स। तो सबसे पहले ऐसे बादल चुने जाते हैं जिनमें पर्याप्त नमी हो लेकिन बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, बादल चुने जाएंगे पहले जिनमें मॉइस्चर हो। उसके बाद में सीडिंग एजेंट्स हैं कि हवाई जहाज, रॉकेट या ड्रोन। तो जैसे अभी पहली बार ड्रोन के जरिए किया गया है कि बादलों में कण छोड़े जाते हैं, और ये कण क्या होते हैं कि कंडेंशन न्यूक्लाई होते हैं, कि जो जैसे हवा में मौजूद छोटे छोटे कण जैसे धूल या नमक होते हैं। ये हमने बना लिए हैं, और ये मैंने बताया आपको सोडियम क्लोराइड वगैरह के होते हैं। इन पर क्या होता है कि जिन पर पानी की भाप जमा होकर बूंदे बनाती हैं और बादल तैयार होते हैं। पानी की भाप जमा होकर बूंदे बनाती है। ठीक है, उसके बाद में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स ये आपके सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और ड्राई आइस वगैरह। उसके बाद में कंडेंसर प्रोसेस क्या है कि बादल में मौजूद पानी की वाष्प इन कोनों पर जमा होने लगती है और धीरे धीरे बड़ी बड़ी पानी की बूंदें बन जाती है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें दोनों क्वेश्चन का ही ये डिटेल मैंने समझा दी है, दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइज, यूईएफए सुपर कप 2025 की विजेता टीम कौन रही? ये फुटबॉल से रिलेटेड है, और कौन सी टीम इसमें विजेता बनी? पेरिस सेंट जर्मेन। थोड़ा समझते हैं। तो इसमें क्या है कि ये आपके वो सब टीमें दी गई हैं
अभी जो मतलब ये सब प्रतियोगिता दी गई हैं जो फुटबॉल से रिलेटेड है, ओके, ऑल ओवर वर्ल्ड या। सो सबसे पहले देख लेते हैं एक बार थोड़ा, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। सो ये UEFA कॉनमेबोल क्लब चैलेंज, इसमें क्या है कि यूरोप और दक्षिण अमेरिका की टीमों का वार्षिक मुकाबला होता है, ठीक है। और इसमें हालिया विजेता कौन रहे, 2023 का विजेता रहे सेविला, ठीक है। उसके बाद में ये CAF सुपर कप है, अफ्रीका का टॉप टियर सुपर कप है। और चैंपियंस लीग विजेता वर्सेस कॉन्फेडरेशन कप विजेता, ओके। सो इसमें क्या है कि एल अली ने अब तक का सबसे ज्यादा बार ये खिताब जीता है, 8 बार, ठीक है। तो थोड़ा एक बार नजर आप इसमें कर लेना, थोड़ा मैं पढ़ देती हूँ जल्दी जल्दी। इसमें क्या है कि FA कम्युनिटी शील्ड है 3rd नंबर पर, ये इंग्लैंड में होता है। प्रीमियर लीग विजेता बनाम FA कप विजेता का वार्षिक एकल मुकाबला होता है इसके अंदर। और 2025 का विजेता कौन है, क्रिस्टल पैलेस। और पिछले रिकॉर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड सबसे ज्यादा 21 बार जीता है, ठीक है। उसके बाद में यह आएगा आपका क्रोएशियन फुटबॉल सुपर कप। सो इसमें क्या है कि क्रोएशिया के प्रीमियर लीग विजेता और कप विजेता के बीच वार्षिक एकल मुकाबला होता है और आजादी के बाद 1992 में शुरू हुआ। और मौजूदा विजेता कौन है, ये डायनेमो जगरीब 8वीं बार, ठीक है। उसके बाद में इंडियन सुपर कप है, तो भारत की शीर्ष 2 लीग ISL और ये आपकी ISL और आई लीग से क्लबों के बीच हर साल का नॉकआउट फाइनल। सो इसे याद रख लेंगे इंडियन सुपर कप को, क्योंकि ये इंडिया में है इसके, ठीक है। सो 2025 का विजेता गोवा दूसरी बार, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, और हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। और कल मिलते हैं गाइस, और थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, थैंक यू।